फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। आप लोगों के रेस्पॉन्स में मैंने पीएच मीटर के ऊपर एक वीडियो बनाया है। होप यू लाइक दैट वीडियो, सो स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, पीएच मीटर या पीएच मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पीएच मीटर। इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट रहेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज़ पीएच, इसके बाद स्केल ऑफ पीएच, देन पीएच ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस, व्हाट इज़ पीएच मीटर वर्किंग प्रिंसिपल, देन कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो पहला हम लोग सबसे पहला बात करते हैं व्हाट इज़ पीएच। So pH is derived from Greek words that is pondus hydrogeny, which meaning is quantity of hydrogen, or potentia hydrogeny meaning power of hydrogen। तो जो pH है वो एक ग्रीक वर्ड है pondus hydrogeny, वहाँ से डराइव हुआ है, विच मीनिंग इज़ क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मतलब है कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी, और पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजनी मीनिंग इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू सोरेनसन के अकॉर्डिंग पीएच इज़ द नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। तो पीएच क्या है? अकॉर्डिंग टू सोरेनसन पीएच है नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। तो पीएच इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच क्या है? एक यूनिट है जिससे हम मेजर करते हैं कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। सो अगर स्केल की बात करें, सेकेंड पॉइंट है हमारा स्केल ऑफ पीएच। pH जनरली मेजर्ड एट द स्केल ऑफ 0 to 14। 0 to 14 पे हम लोग मेज़र करते हैं pH को, pH का स्केल। लेस देन 7 इज एसिडिक एंड मोर देन 7 इज बेसिक, वाइल pH 7 इज न्यूट्रल। अगर pH 7 से कम है, 0 और 7 के साथ है, तो 0 से लेकर 7 तक है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर pH 7 से ज़्यादा है, 7 से लेकर 14 तक है, तो pH बेसिक होगा। अगर pH 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। व्हेन एनी कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोशिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। तो अगर हम बात करें कि वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट की, अगर जब वाटर आपका एक आइडल कंडीशन के ऊपर डिसोशिएट होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस में, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्सिल आयन द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। अब कोई भी सोल्यूट है या कोई भी कंपाउंड है, उसे अगर सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसे वाटर में डिज़ोल्व करना पड़ता है। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। अगर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा है हाइड्रोक्सिल आयन तक, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन से कम है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। और अगर दोनों की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अकॉर्डिंग टू डिसोसिएशन ऑफ वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग प्यूरिफाइड वाटर इज पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो आपका वाटर है वो एक आइडल कंडीशन, मतलब 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन और 10⁻⁻7 हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोशिएट होता है। सो अगर हम इसकी pH की बात करें, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन है। तो अगर हम इसकी pH चेक करें,
अगर 10⁻⁻⁷ हाइड्रोजन आयन है तो अगर इसकी पीएच चेक करनी है तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव log बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, नेगेटिव log बेस 10, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷। और अगर हम बात करें 10⁻⁷ अगर कंसंट्रेशन है इसकी तो ये -7 इधर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, माइनस माइनस प्लस 7 log बेस 10 और 10। तो log बेस 10 और 10 की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, तो 7:1 इज इक्वल टू 7। तो अगर हम बात करें वाटर की, प्योरीफाइड वाटर की, तो प्योरीफाइड वाटर की जो पीएच रहती है वो 7 रहती है, पीएच 7 रहती है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इक्वल रहती है। इतने ही हाइड्रोजन आयन रहेंगे 10⁻⁷ और इतने ही हाइड्रोक्सिल आयन रहेंगे 10⁻⁷। तो अगर हम बात करें पीएच निकालने की, पीएच कैलकुलेट करने की, तो पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल हाइड्रोजन आयन कितने हैं इसमें, 10⁻⁷ है, तो 10⁻⁷ नेगेटिव log बेस 10 10⁻⁷, और ये 7 इधर आ जाएगा। जब हम log को सोल्व करते हैं तो 7 जो पावर है वो log के सामने आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 7:log बेस 10 और 10। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, 7:1 इज इक्वल टू 7। तो प्योरीफाइड वाटर की पीएच होगी 7। तो अभी हमने देखा कि वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसे हम निकालते हैं, तो वहाँ से पीएच वाटर की 7 निकल के आती है। 7 इसीलिए क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयन है उतने उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन है, तो पीएच हमेशा वाटर की 7 रहेगी, प्योरीफाइड वाटर की। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। जैसे कि इसमें हम लोगों ने दिखाया है, ये एक स्केल है। अभी यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बता रहे हैं इसमें हम लोग। जैसे pH 0 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 0 1, तो 1 मोल का सॉल्यूशन होगा, pH 0 होगी 1 मोल के सॉल्यूशन की। और जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, जैसे देखो -1 -2 -3 4, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। इधर भी देख लीजिए आप, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है यहाँ पे। तो एक कंडीशन आएगी कि जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन -14 है तो ये पीएच उसकी 14 होगी। तो अभी एक और एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। जैसे 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करें तो 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच कितनी होगी वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 होगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 है, तो इसमें फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, pH इज इक्वल टू नेगेटिव log बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 है, तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव log बेस 10 ऑफ 1, और log बेस 10 1 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 0। तो अगर हम बात करें 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के pH की, तो 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH होता है 0। अब बात करते हैं pH ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस। pH ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस, तो जैसे कि मेरे पास ये एक स्केल है, तो अगर pH जैसे एसिडिक pH है, 7 से नीचे गया तो एसिडिक, 7 से ऊपर गया तो न्यूट्रल, 7 से ऊपर गया तो अल्कलाइन, और 7 अगर रहा pH तो होगा न्यूट्रल। जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर की pH है 7, तो डिस्टिल्ड वाटर होगा न्यूट्रल।
इसके अलावा जैसे स्टमक एसिड है, स्टमक एसिड की जो पीएच होती है लगभग 1.2 के आसपास रहती है, 1.2 टू 2.1 के बीच में रहती है। लेमन जूस जो कि एसिडिक पीएच रहती है इसकी भी। योगर्ट की इसकी भी पीएच एसिडिक रहती है, लगभग 4 और 5 के बीच में रहती है। इसके अलावा लाइम रिच वाटर की अगर बात करें तो इसकी पीएच 7 से ऊपर रहती है। तो ये थोड़ा बेसिक होता जाएगा, जैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम होते जाएंगे। अगर आप सॉफ्ट सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिक होगी इसकी पीएच भी। और 0.1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी पीएच भी काफ़ी बेसिक होगी। तो अगर हम बात करें 1 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी पीएच 0 होगी और 1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी पीएच 14 होगी। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच 14 कैसे होगी अभी देखते हैं। सो 1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल की कंसनट्रेशन होगी, हाइड्रोक्सिल की कंसनट्रेशन 1। सो POH इज इक्वल टू माइनस log base 10 ऑफ हाइड्रोक्सिल कंसनट्रेशन। और अगर हम POH की बात करें तो नेगेटिव log base 10 ऑफ हाइड्रोक्सिल कंसनट्रेशन दैट इज log base 10 1। सो POH इज इक्वल टू 0, POH इज इक्वल टू 0। So we know that pH plus POH is equal to 14. pH plus POH is equal to 14. We got that POH value is 0. POH value is 0. So we put the value of POH. So pH plus 0 is equal to 14. So pH is equal to 14. pH is equal to 14. So अगर हम बात करें 1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की तो उसकी pH होती है 14। और अगर हम बात करें 1 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उसकी pH होती है 0। ये तो बात हुई pH की। अब हम बात करते हैं pH मीटर की। तो pH meter is an electronic device used to measure the acidity and alkalinity of the solution। तो pH meter एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ हम सॉल्यूशन की एसिडिटी और अल्कलिनिटी को मेज़र करने के लिए करते हैं। pH meter कंसिस्ट ऑफ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड एंड ए वोल्ट मीटर। तो अगर हम pH meter की बात करें तो pH meter एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ हम सॉल्यूशन की एसिडिटी और अल्कलिनिटी को मेज़र करने के लिए करते हैं। pH मीटर आपका एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड और वोल्ट मीटर से मिलकर बना होता है। 3 चीज़ें होती है pH मीटर के अंदर, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरा रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड और तीसरा वोल्ट मीटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक pH मीटर वाज इन्वेंटेड बाय Arnold Orevally Beckman, a professor at California Institute of Technology in 1934। तो जो फर्स्ट pH मीटर है वो अर्नोल्ड ओरेवली बैकमैन ने डेवलप किया था, जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं 1934 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अब अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, pH मीटर कंसिस्ट ऑफ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड ए रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड एंड ए वोल्ट मीटर। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि pH मीटर 3 चीज़ों का मिलकर बना होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरा रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड और तीसरा वोल्ट मीटर का। बोथ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड आर कंसिस्ट ऑफ 3 मोलर KCl सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट एंड ए सिल्वर क्लोराइड वायर सस्पेंडेड इनटू इट। तो दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर 3 मोलर KCl रहेगा और एक एज इलेक्ट्रोलाइट और सिल्वर क्लोराइड का वायर उसके अंदर रहेगा। ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज कंसिस्ट ऑफ ए नॉन कंडक्टिव ग्लास और प्लास्टिक विच हैव ए स्टेबल पोटेंशियल। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जो है वो एक नॉन कंडक्टिव ग्लास और प्लास्टिक का बना रहेगा और उसका एक स्टेबल पोटेंशियल रहेगा, नॉन पोटेंशियल रहेगा। The responsive electrode contains a semi-permeable gel membrane which consists of silica and metal ions। रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड में एक जेल मेम्ब्रेन रहेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सिलिका और मेटल आयन की बनी रहेगी। इट इज़ ए हाइड्रेटेड जेल परमिएबल मेम्ब्रेन
When the electrode is dipped into a solution, the hydrogen ion present in the solution accumulated on the semi-permeable membrane, due to which a positive charge developed outside the gel membrane. तो जैसे ही इलेक्ट्रोड किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो हाइड्रोजन आयन जितने भी प्रेजेंट रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर वो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाहर की साइड, इलेक्ट्रोड के बाहर साइड में, जेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. फॉर न्यूट्रलाइज दैट पॉजिटिव चार्ज ए नेगेटिव चार्ज विल डेवलप इनसाइड द रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड. उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड के अंदर की साइड एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. देन सिल्वर क्लोराइड वायर मेजर द पोटेंशियल एंड चार्ज ट्रांसफर टू द वोल्टमीटर. और फिर सिल्वर क्लोराइड का जो वायर है उसे उस पोटेंशियल को मेज़र करता है या सेंस करता है, देन उसके बाद उसे ट्रांसफ़र करता है वोल्टमीटर में. एंड वोल्टमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड. आफ्टर दैट नर्स्ट इक्वेशन अप्लाइड. सो जैसा कि मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रोड का डायग्राम है. ये इलेक्ट्रोड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पीएच मीटर है, पीएच मीटर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है. एक रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड, दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड. तो रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड के अंदर ये एक होलो बल्ब रहेगा. होलो बल्ब के अंदर एक सिल्वर क्लोराइड का वायर रहेगा और उसके अंदर 3 मोलार KCl भरा रहेगा. रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड 3 मोलार KCl या सैचुरेटेड KCl इसके अंदर भरा रहेगा और सिल्वर क्लोराइड का वायर इसके अंदर सस्पेंडेड रहेगा. सिल्वर क्लोराइड का वायर इसमें रहेगा और इसके चारों तरफ अभी जो आ रहे हैं कंबाइंड इलेक्ट्रोड आ रहे हैं. इससे पहले क्या आते थे कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड अलग आता था, रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड अलग आता था. इसमें इसके चारों तरफ एक और होलो स्ट्रक्चर रहेगी, होलो बल्ब रहेगा, होलो सिलेंडर जैसा रहेगा, ट्यूब रहेगा, जो कि होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड. इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी 3 मोलार KCl भरा रहेगा और सिल्वर क्लोराइड का वायर इसमें सस्पेंडेड रहेगा. रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, 3 मोलार KCl इसके अंदर भी रहेगा. ये है, दिस इज द रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड. दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड. दोनों इलेक्ट्रोड में 3 मोलार KCl रहेगा. दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर सिल्वर क्लोराइड का वायर रहेगा और ये यहाँ पे रहेगी हाइड्रेटेड जेल परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोड को किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इसे डिप करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन इस जेल परमिएबल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे. जितने भी हाइड्रोजन आयन है वो इस जेल परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे बाहर की साइड एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. बाहर की साइड एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. अब ये पॉजिटिव चार्ज इस जेल परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड जो कि 3 मोलार KCl भरा है, उसके अंदर जो भी नेगेटिव एटम्स है, जैसे क्लोरीन है, Cl नेगेटिव, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे अंदर की साइड एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. अंदर की साइड एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. तो ये जो सिल्वर क्लोराइड का वायर है उस नेगेटिव चार्ज को सेंस करता है और उसे ट्रांसफ़र करता है वोल्ट मीटर के अंदर. जबकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर एक 3 मोलार KCl रहेगा. तो जो 3 मोलार KCl का पोटेंशियल है वो इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा. इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता, नॉन पोटेंशियल रहता है, स्टेबल पोटेंशियल रहता है. रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, जबकि रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड करता है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है. तो देन उसके बाद ये चार्ज
रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वोल्टमीटर के अंदर गया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 3 मोलर KCl का पोटेंशियल है जो कि अनचेंजेबल है। अब यहाँ पर वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू नास्ट इक्वेशन, उस पोटेंशियल डिफरेंस को pH में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि नास्ट इक्वेशन की अगर बात करें, नास्ट इक्वेशन है E इजिकल टू ई नोट माइनस RT ओवर NF, natural log of hydrogen ion concentration. This is the Nast equation, basic Nast equation. अब इस नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए E इजिकल टू ई नोट माइनस 2.303 RT ओवर NF log बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया से, ये हुआ इक्वेशन। अब देखो ये निगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, निगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज pH। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इजिकल टू ई नोट प्लस 2.303 RT बाई NF और pH। अब देखो दिस इज द responsive electrode potential, responsive electrode potential, E naught is equal to reference electrode potential, R is the gas constant, T temperature in Kelvin, N number of charge या charge of number of electrons या charge, F is Faraday constant। अब देखो ये वैल्यू E की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी। E नोट रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है जो कि 3 मोलर KCl का पोटेंशियल होगा। R गैस कांस्टेंट, इसकी अपनी एक वैल्यू है। T टेम्परेचर 298 केल्विन। N कितना चार्ज है आपके आयंस का। देन F फेराडे कांस्टेंट, इसकी अपनी एक वैल्यू है। तो इन सब की वैल्यू पता है, इन सब की वैल्यू मालूम हो जाएगी, तो यहाँ से हम लोग pH कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नास्ट इक्वेशन। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ pH मीटर इज बेस्ड ऑन द नास्ट इक्वेशन।
अगर हम बात करें रेफरेंस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल स्टेबल पोटेंशियल रहता है जो कि अनचेंजेबल रहता है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे वो चेंज हो सकता है। अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे KCl है, सेचूरेटेड KCl है, इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रहता है +197 मिली वोल्ट, जबकि AgCl 3 मोलर KCl है तो उसके लिए +207.6 मिली वोल्ट रहेगा। अगर 1 मोलर KCl है तो उसके लिए 238.9 मिली वोल्ट रहेगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। दीज पोटेंशियल वोल्टेज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। द रेफरेंस पोटेंशियल इंक्रीज बाई अबाउट 4 मिली वोल्ट पर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एज द टेम्परेचर इंक्रीज। तो अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो उसके अकॉर्डिंग मिली वोल्ट भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसका वो 5 मिली वोल्ट चेंज होता है। तो अगर मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कैलकुलेट करके कैसे हम लोग कैसे पीएच मीटर वर्क करता है, तो अभी एक यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जैसे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएच मीटर। दोनों में मैंने बताया था आपको सिल्वर क्लोराइड का वायर रहेगा, रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड में भी और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर भी, दोनों के अंदर सिल्वर क्लोराइड का वायर रहेगा। दोनों के अंदर सेचूरेटेड KCl रहेगा, 3 मोलर KCl इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहेगा दोनों के अंदर। इसमें बस एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर एक डायाफ्राम रहेगा बस अलग से, जबकि रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड में रहेगी जेल परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों के दोनों वोल्ट मीटर के साथ अटैच रहेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से वर्क करती है जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये सिल्वर, सिलिकॉन, लिथियम, मेटल इनका बना होता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जेल परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये इस चीज़ का बना रहता है। तो बाहर हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट होंगे तो बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अंदर की साइड हाइड्रोजन आयन कम रहेंगे या अंदर की साइड कम रहेगा तो अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे नास्ट इक्वेशन की मैंने बात की थी, E=E0 - RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वेयर E is the responsive electrode potential, E0 is the reference electrode potential, R is the gas constant, that's value is 8.31441 joule kilo per mole, और temperature T is the temperature in Kelvin 273.15 plus temperature in degree Celsius, और N is the charge of ions or number of electrons, and F is the Faraday constant. तो this is all about principle of pH meter, working principle of pH meter. अब हम बात करते हैं डायाफ्राम की। कुछ डायाफ्राम या जंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। जंक्शन पीएच मीटर के अंदर लगा हुआ आता है इलेक्ट्रोड के अंदर। ये जंक्शन भी अलग अलग तरह के होते हैं। जंक्शन जनरली साल्ट ब्रिज का काम करता है। तो अलग अलग तरह के जंक्शन होते हैं, जैसे फॉर क्लियर सॉल्यूशन सिरेमिक पिन या सिरेमिक जंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। सिरेमिक पिन जंक्शन जो हम यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास है प्रोटीन्स है या फिर फैट है या इमल्शन है, इनके लिए सिरेमिक कैपिलरी जंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्लीव डायाफ्राम भी यूज़ करते हैं। स्लीव डायाफ्राम, दो तरह के डायाफ्राम हम यूज़ करते हैं। एक फ्लेक्सिबल स्लीव डायाफ्राम रहेगा जो कि मैक्सिमम नॉन एक्वस ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं जब हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। इसके अलावा एक है फिक्स स्लीव डायाफ्राम, इसमें ये स्लीव चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है एक जगह। सो अगर बात करें फिक्स स्लीव डायाफ्राम की, वाई फिक्स स्लीव डायाफ्राम इज यूज्ड, इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड जियोमेट्री, improved signal stability, reproducibility of electrolyte outflow, less problem with the contamination in viscous sample or with precipitates, and less dependence in the stirring speed. तो ये जनरली हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग ये यूज़ करते हैं, स्लीव डायाफ्राम यूज़ करते हैं।
इसके अलावा विच डायफ्राम इज एप्लीकेबल फॉर विच इलेक्ट्रोड, जैसे सिरामिक है, सिरामिक जंक्शन हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। सिल्वर क्लोराइड सैचुरेटेड इलेक्ट्रोलाइट इज इन यूज, डू नॉट यूज मेजर ब्रोमीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सल्फाइड कंटेनिंग सॉल्यूशंस जनरली फॉर क्लियर एक्वस सॉल्यूशंस। तो जितने भी आपकी एक्वस ग्लास इलेक्ट्रोड्स है, जैसे पीएच मीटर है, पीएच मीटर के अंदर ज़्यादातर आपको सिरामिक जंक्शन मिलेगा। और इसके अलावा स्लीव जंक्शन किस में मिलेगा, जहाँ आयन पेयर वाटर होंगे, जैसे फॉर नॉन एक्वस ग्लास इलेक्ट्रोड या फिर पार्शियली नॉन एक्वस सॉल्यूशंस डिपेंडिंग ऑन द इनर इलेक्ट्रोलाइट, फॉर इमल्शन कंसंट्रेशन वेस्ट वाटर एंड एक्यूरेसी मेजरमेंट। तो वहाँ पे स्लीव जंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैपिलरी जंक्शन भी होता है एक, फॉर कंसनट्रेटेड एंड हाईली कंटामिनेटेड सॉल्यूशंस, एमल्शन, वेस्ट वाटर, सस्पेंशंस एंड आयन पुअर वाटर्स। यहाँ पे हम लोग कैपिलरी जंक्शन यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कैलिब्रेशन की। कैलिब्रेशन दो तरह से कैलिब्रेट करते हैं हम अपने पीएच मीटर को। पहला है मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन, दूसरा है 2 पॉइंट वेरिफिकेशन। तो कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर शुड बी परफॉर्म्ड एज पर NIST स्टैंडर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने पीएच मीटर को कैलिब्रेट करते हैं। NIST के अकॉर्डिंग 5 स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, जैसे 1.68 pH का बफर सॉल्यूशन, 4.01 pH का स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन, 6.86 pH का स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन, 9.18 pH का स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन या फिर 12.45 pH का स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ pH मीटर। During calibration, slope value and offset value of the pH meter should be observed. स्लोप वैल्यू और ऑफसेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। स्लोप वैल्यू शुड बी 90% to 105% एज पर USP, वाइल ऑफसेट वैल्यू शुड बी ±30 मिलीवोल्ट। स्लोप वैल्यू 90 से 105% के रेंज में रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू USP, बट बहुत सारी कंपनीज़ में 90 से 110% पे भी स्लोप वैल्यू को यूज़ करते हैं, जबकि ऑफसेट वैल्यू होती है ±30 मिलीवोल्ट की रेंज में रहनी चाहिए। तो इससे स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं। एज पर स्लोप जो निकल के आता है 59.16 मिलीवोल्ट पर pH लेता है एक pH मीटर, एक pH चेंज करने के लिए 59.16 मिलीवोल्ट pH लेता है। दैट इज़ द स्लोप वैल्यू, स्टैंडर्ड स्लोप वैल्यू इज द। फिर उसके बाद जब हम, ये तो स्टैंडर्ड स्लोप वैल्यू है, ये स्लोप वैल्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है तो स्लोप वैल्यू -57.18 मिलीवोल्ट रहेगी, मिलीवोल्ट पर pH रहेगी। अगर 20 डिग्री सेल्सियस है दैट इज़ 58.17 मिलीवोल्ट पर pH हो सकती है। 25 डिग्री सेल्सियस है तो -59.16 मिलीवोल्ट पर pH रहेगी। और 30 डिग्री सेल्सियस पे -60.15 मिलीवोल्ट पर pH रहेगी। 35 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी 61.14 मिलीवोल्ट पर pH रहेगी। अब स्लोप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, कि जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि स्लोप वैल्यू तुम्हारा कितना आना चाहिए, 90 से 105% की रेंज में रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है और स्टैंडर्ड स्लोप वैल्यू से कितना % डेविएट हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्लोप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सबसे इस साइड में मैंने y एक्सिस पे लिया है मिलीवोल्ट, x एक्सिस पे मैंने लिया है pH। तो एज वी नो ऑन द pH 7 मिलीवोल्ट इज़ 0, 7 pH पे मिलीवोल्ट हमेशा 0 रहता है, इसलिए इसे हम लोग आइसो पोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं। 7 pH पे मिलीवोल्ट 0 रहता है। एज पर स्टैंडर्ड 59.16 मिलीवोल्ट पर pH, मतलब एक pH चेंज करने के लिए 59.16 मिलीवोल्ट का
करंट चाहिए। तो 7 pH पे जो मिली वोल्ट रहता है वो 0 क्यों रहेगा? बिकॉज 7 pH पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी तो pH 7 रहेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जितने हाइड्रोजन आयन बाहर की साइड रहेंगे इलेक्ट्रोड में, उतने ही अंदर की साइड रहेंगे। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, इसका मतलब जितने हाइड्रोजन आयन बाहर है उतने ही हाइड्रोजन आयन अंदर है इलेक्ट्रोड के अंदर, तो वहाँ पे pH हमेशा 7 रहेगा। pH 7 पे मिलीवोल्ट रहेगा 0। तो सपोज मेरे पास कोई भी दो वैल्यू है, कोई भी मेरे पास दो वैल्यू है, जैसे 4.01, एक 4 है, 4.01 बफर है और एक 7 pH का बफर है, ठीक है। इन दोनों pH का मिलीवोल्ट 4.01 पे मिलीवोल्ट रहेगा, जैसे ये चेंज करने के लिए 59.16, यहाँ से यहाँ चेंज करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ से यहाँ चेंज करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब लगभग 180 मिलीवोल्ट, इतना मिलीवोल्ट लगेगा 4.01 के लिए। और 7 pH के लिए मिलीवोल्ट रहेगा 0। तो स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, देखो स्लोप कैसे निकलेगा। 4.01 के लिए मिलीवोल्ट कितना, 7 पे 0 रहेगा, 4.01 के लिए कितना रहेगा, लगभग 180। तो ये जो स्लोप है ये फाइंड आउट करना है अपने को कितना है। तो ये स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी आई, 0 माइनस 180 डिवाइड बाई 7 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस, और ये हो जाएगा 3, तो लगभग 60 मिलीवोल्ट पर pH आ गया। 60 मिलीवोल्ट पर pH मतलब आपका जो pH मीटर है वो एक pH को चेंज करने के लिए 60 मिलीवोल्ट का करंट पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है। अब आपका स्टैंडर्ड कितना है, स्टैंडर्ड इज 59.16 मिलीवोल्ट। तो अब पता लगा लेंगे कि हम लोग कितना डिफरेंस हुआ। तो परसेंटेज स्लोप इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 59.16 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आई थिंक ये 101% के आसपास आएगा। तो स्लोप 101% है, इसका मतलब है कि जो मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू है एक pH को चेंज करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मेरा pH मीटर लगभग उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है। तो दैट इज़ द स्लोप वैल्यू, परसेंटेज स्लोप वैल्यू। और इसकी जो लिमिट है दैट इज़ 90 to 105%, इस रेंज में रहना चाहिए। तो एक तो ये पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं, स्लोप वैल्यू चेक करते हैं हम लोग जब हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। इसके अलावा एक ऑफसेट वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। ऑफसेट वैल्यू क्या है कि जैसे एक pH को चेंज करने के लिए कितना मिलीवोल्ट चाहिए, 59.16 मिलीवोल्ट चाहिए। जैसे मुझे सपोज 7 pH है, 7 to मुझे 6 pH चेंज करना है, तो इसके लिए मुझे कितना लगेगा, -59.16 मिलीवोल्ट लगेगा। लेकिन हमारा pH मीटर एग्जैक्टली इतना मिलीवोल्ट नहीं लेता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेज रहता है। तो वो चेंजेस कितना रहेगा, ±30 मिलीवोल्ट रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो 59.16 ±30 मिलीवोल्ट ले सकता है एक pH चेंज करने के लिए, पर pH चेंज करने के लिए। जैसे सपोज 4 है, 4 के लिए कितना, लगभग 180 मिलीवोल्ट चाहिए, तो +-30 मिलीवोल्ट भी रहेगा। जैसे ये अगर 150 to 210 मिलीवोल्ट भी ले रहा है तो भी एक्सेप्टेबल है।
ये 4 pH चेंज करने के लिए। ये 2 पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं जब हम pH मीटर को कैलिब्रेट करते हैं, एक स्लोप वैल्यू, दूसरा ऑफसेट वैल्यू। तो ये 2 मेन पैरामीटर्स है जो हम चेक करते हैं। इसके अलावा वेरिफिकेशन करते हैं pH मीटर का। pH मीटर का वेरिफिकेशन की लिमिट है ±0.05 ऑफ द सेट pH या स्टैंडर्ड pH। इसका मतलब है कि अगर आप 4.01 का बफर यूज़ कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन की उसकी लिमिट होनी चाहिए ±0.05। इसका मतलब है 3.96 से लेकर 4.06 pH तक वो एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा pH मीटर में कुछ ऑपरेटिंग एरर्स हो सकती है, जैसे कि अल्कलाइन एरर क्या होगी कि आप pH मीटर को बहुत ही कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं और उस pH प्रोब को अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि pH मीटर आपका ज़्यादा pH दिखाने लगता है, मतलब अल्कलाइन साइड में pH दिखाने लगता है, न्यूट्रल pH को भी। तो उस एरर को हम बोलते हैं अल्कलाइन एरर या फिर सोडियम एरर। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि एसिडिक एरर। वही सेम इसका रिवर्स किया, अगर हम बहुत ही कंसनट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो और अब pH प्रोब को हम लोग अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका जो pH मीटर है कि वो कम pH दिखाना स्टार्ट कर दे। तो इस तरह की एरर को हम बोलते हैं एसिडिक एरर। तो इन दोनों तरह की एरर को ओवरकम करने के लिए हम अपने pH मीटर को रीजनरेट करते हैं। तो रीजनरेशन का प्रोसीजर है कि जो इलेक्ट्रोड है उसे हम लोग 2 से 4 घंटे के लिए 3 मोलर KCl के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ देते हैं। देन उसके बाद उसे HCl से क्लीन करते हैं, 2 मोलर HCl से क्लीन करते हैं। देन उसके बाद फिर उसे डिटर्जेंट सॉल्यूशन से भी हम क्लीन कर सकते हैं। देन उसके बाद डाइल्यूटेड HNO3 हम लोग यूज़ करेंगे। देन उसके बाद फिल विद इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उससे फिल कर देंगे। तो अगर हम बात करें कि रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर आपका इलेक्ट्रोड सोडियम एरर दिखा रहा है या फिर अल्कलाइन एरर दिखा रहा है तो आप इलेक्ट्रोड को 0 पर मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस, जैसा कि प्रोब का जो मैन्युफैक्चरर है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अपने pH मीटर को रीजनरेट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो pH मीटर है वो उससे रीजनरेशन के लिए 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। 10 मिनट के लिए आप अपने प्रोब को 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिप करके छोड़ दो। देन उसके बाद उसे अच्छे से क्लीन करो और फिर 3 मोलर KCl के अंदर उसे डिप करके छोड़ दो। इसके अलावा अगर आपका pH मीटर एसिडिक एरर दिखा रहा है तो फिर उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अपने इलेक्ट्रोड को 10 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दो। देन उसके बाद उसे अच्छे से क्लीन करो। देन क्लीन करने के बाद उसे 3 मोलर सैचुरेटेड KCl के अंदर डिप करके छोड़ दो। तो दिस इज द रीजनरेशन प्रोसीजर ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो दिस इज ऑल अबाउट pH मीटर इलेक्ट्रोड। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट pH मीटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। अगर आपको कुछ और किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।